मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम राधिका है, बदला हुआ नाम, काल्पनिक नाम। और इन्होंने पूछा है, सवाल लिखा है, मेरे पति बहुत झूठ बोलते हैं। एक मैंने कोई और कुंडली देखी थी जहां मैंने ये बात कही थी कि मेरे पति बहुत झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? मत झूठ बोला करिए, पाप लगता है, दोष लगता है, बहुत तकलीफ तो होती है, रिश्तों में कमजोरी भी आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे ससुराल से उस तरीके का जो है वो सुख नहीं मिला, और पति जो है वो हमेशा झूठ तो बोलते ही हैं, साथ में काम भी बड़ा कम करते हैं, और उसके बाद उनका काम भी अच्छा नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कुछ करूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? क्या करना चाहिए आगे? इनकी कुंडली में अभी मंगल की दशा चल रही है, 2024 के नवंबर के बाद राहु आ जाएंगे, तो इन्होंने राहु के बारे में भी पूछा है। आइए सब कुछ अध्ययन करके बता देते हैं झट से कि कैसे इनकी कुंडली का क्षेत्र बना हुआ है। आप इनकी कुंडली को देख ही रहे हैं कि 11 नंबर की कुंडली बनी है, और सप्तम भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति इस कुंडली में एक साथ सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। और गुरु और मंगल एक साथ बैठे हैं। अब आपको एक बात बताऊं तो इस कुंडली के लिए, जो कुंभ लग्न की कुंडली है, इसके लिए प्रथम मारक के रूप में गुरु हो जाते हैं। गुरु हो गए पहले मारक के रूप में, दूसरे मारक के रूप में सूर्य हो जाते हैं क्योंकि सप्तमेश हो जाते हैं, और तीसरे मारक के रूप में इस कुंडली में, मतलब सहायक मारक के रूप में मंगल हो जाते हैं। यानी कि 3 ग्रह इस कुंडली में अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए अच्छी बात क्या होगी? जहां कहीं भी शुक्र अगर अकेले रहेंगे तो वो अच्छी बात होगी। अलग बात है उन पे दृष्टि, जैसे गुरु की दृष्टि है और राहु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि बुध पे, और मंगल की दृष्टि लग्न पे है, और मंगल की दृष्टि धन भाव पे है। शनि की दृष्टि धन भाव पे, मंगल की दृष्टि धन भाव पे। यही कारण है कि धन में या पैतृक संपत्ति में या पिता के द्वारा या पति के साथ संबंधों में कमजोरी है। जब कभी भी मंगल का संबंध यहां से बन जाए, शनि का संबंध यहां से बन जाए, और द्वितीय भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएं, तो व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन अभी जो दशा चल रही है और आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी है, जैसे शनि का लग्नेश होकर के अष्टम भाव में जाकर के कष्ट देने का ठेका उठा लेना, और उसके बाद तीसरी दृष्टि से दशम स्थान को देख लेना, गुरु मंगल का एक साथ बैठना, गुरु का शुक्र को देखना जो कि भाग्य के अधिपति हैं, भाग्य का बल। आप अकेले अगर होते, मतलब जैसे होता है कि अगर मैं स्वयं अकेले होती तो क्या कितनी आगे कि मेरी जिंदगी कितनी आगे जो है वो बढ़ पाती, तो बहुत ज़्यादा आगे होते। पर विवाह होने के बाद थोड़ी सी मशक्कत बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास भाग्य का बल है। पर अभी के हिसाब से जो दशा चल रही है इसमें, और आने वाले दशाओं के हिसाब से मैं आपको कहूँगा, आपको 2-3 चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। जैसे पढ़ाने का काम, या बैंकिंग की नौकरी, बैंकिंग और फिनेंस से जुड़ करके कोई काम, क्लरिकल जॉब भी आप कर सकते हैं। पढ़ाने का काम सबसे अच्छा, या खुद की कोचिंग क्लासेस, ये 4-5 काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मसालों का कारोबार, ड्राई फ्रूट का कारोबार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली जो बनती है उसमें डिज़ाइनिंग का काम बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल बुध को देख रहे हैं, तो आप जो स्ट्रेचिंग वगैरह होता है, कपड़े सिलने का काम, ये भी आपकी कुंडली बहुत अच्छे तरीके से उसमें जा रही है, और ये काम अभी लगातार चलेगा भी। पर मैं समझता हूँ कि अभी कुछ दिन आपको, जैसे 2023 के 12वें महीने के बाद ही आपको अपना खुद का कोई कारोबार शुरू करना चाहिए, क्योंकि शुक्र की दशा भी बहुत अच्छी नहीं जाएगी कुछ कारणों से, क्योंकि वो शुक्र अच्छे परिणाम तो देंगे और इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते भी हैं, कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक हैं, लेकिन मंगल के साथ उनका मिसमैच होगा, मतलब वो ठीक नहीं होंगे। आप गौर करिए, आपकी कुंडली में लग्न 1 डिग्री का है, ये बलवान हो रहा है और प्रत्येक पल आपको बलशाली बना रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र का आपका लग्न बना है, ये मंगल का नक्षत्र होता है, और वो धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, जिसके अधिपति स्वयं शुक्र हो जाते हैं। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, इस वजह से इनकी दशाएं कमजोर हो जाती हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अभी छोटी मोटी नौकरी कहीं भी मिल जाए तो कर लीजिए। कोई कंसल्टेंसी का काम हो, कॉल सेंटर में नौकरी हो,
छोटा काम कोई भी शुरू करना चाहे बिल्कुल कर लीजिए, पर दूसरे के यहाँ, अभी व्यवसाय नहीं। व्यवसाय करने का वास्तविक मतलब आपकी कुंडली में 2023 के दिसंबर के बाद होगा, और उसके बाद आपकी कुंडली में धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। अब दूसरे नंबर पे एक बात बता दें, जैसे मैंने आपको पहले सवाल का उत्तर दिया कि आप लोगों के संबंध मनमुटाव से युक्त क्यों है, आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं। जन्म कुंडली में सप्तम भाव के चतुर्थ भाव के अधिपति पे अगर राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो कई बार घर में कलह का वातावरण मचता है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे और उस पर राहु की दृष्टि पड़ गई, और दरअसल उस पर गुरु भी देख रहे हैं। अब इन दोनों में भेद समझते हैं। शुक्र की दृष्टि तो मतभेद पैदा करे, दिमाग अशांत रहे, और आपका दिमाग जो है बहुत ज्यादा खुरापात है, सोचता भी ज्यादा है। कारण क्योंकि राहु की दृष्टि सबसे पहले चतुर्थ भाव के अधिपति को देख रहा है, और उसके बाद शनि की दृष्टि सूर्य पे है, तो आत्मबल क्षीण हो जाए, या व्यक्ति अपने ही ऊपर संदेह करने लग जाए, या उसको ऐसा लगे कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूं पर सामने से ऑप्शन ही ना दिखे, ऐसा भी होगा। और गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी तो व्यक्ति को अनुभवी इतना बना देता है कि वो सोचता है कि नहीं, मैं ये क्यों करूं, ये क्यों करूं, ये क्यों करूं, छोटा काम ना करूं, ये ना करूं, ऐसा लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसके पास अपना जो है वो एक आभा भी है, उसको भी जो है वो बचा करके रखना है। और गुरु की दृष्टि शुक्र पे है, इस वजह से कम व्यक्ति मुंहफट हो जाता है, तो उसको कुछ भी बोलने में संकोच नहीं होता, वो कुछ भी बोल जाता है, जिसके प्रभाव से घर में कलह का वातावरण मच जाता है। इस पे पहले आपको टेप लगाना होगा, चुप हो जाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और मैं समझता हूं कि अभी आपके पास बहुत वक्त है। राहु की दशा पे भी चर्चा करूंगा। तो ये कारण है क्योंकि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे शनि मंगल का प्रभाव है, और द्वितीयेश जो है वो राहु के प्रभाव में है गुरु। ये व्यापार करवाएंगे आपसे, पर अभी नहीं, आप आगे बढ़िएगा। जब 2027 में आप और भी आगे चले जाएंगे व्यापार में तो और भी आनंद आएगा। चंद्रमा मंगल का संबंध बना है, दाम्पत्य कमजोर नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति इस कुंडली में सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जल रहे हैं, क्योंकि मंगल उनको देख करके जो वस्तुतः इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, तो एक मारक ग्रह जो कि सूर्य है, द्वितीय मारक के रूप में, प्रधान मारक कौन हुए, गुरु हो गए, दूसरा मारक कौन हुआ, सूर्य हुआ, और तीसरे मारक मंगल हो गए। अब सूर्य के ऊपर मंगल जैसे प्रधान मतलब मंगल जैसे सहायक मारक की दृष्टि पड़ गई। अब ये सूर्य जो है वो यहां देख लिए, यानी कि मारक ग्रह जन्म कुंडली में सबसे पहले दिग्बलित तो हुआ, तो आपको करने का बल देता है, आपके पास महत्वाकांक्षी आपको बना देता है, पर वस्तुतः उस पे अष्टम भाव के अधिपति की दृष्टि भी तो पड़ रही है। अष्टम भाव के अधिपति जहां बैठेंगे उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब कैरियर को, और उसके बाद अष्टम भाव के अधिपति जहां देखेंगे उस भाव में संदेह पैदा करेंगे, तो यहां पे भी समस्या होती है। तो ये जो दोनों यहां बैठे हैं वो आपके इस क्षेत्र को तो मजबूती दे रहे हैं, पर दरअसल यहां पे उनकी कठोरता देखी जा रही है। अब यहां से आप गौर करें तो इस भाव का सुख कैसा है, घर का जो मानसिक सुख है, जो घर का पीस है, जो सुकून है, उस भाव से चौथा घर इतना कोंच पोंच है कि पूछो मत। राहु भी हैं, चंद्रमा भी हैं, मंगल भी हैं, गुरु भी हैं, सब वहीं बैठे, और उसके बाद सूर्य बुध अलग से, तो इस भाव से चार घर आगे, चार ग्रह, और इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। तो अब बताइए कि जो ये स्थिति अगर हो रही है तो क्या वो अच्छी है या खराब है, ये तो आप स्वयं से ही समझ सकते हैं। समस्या यहीं से शुरू होती है कि हमारे जन्म कुंडली के चौथे भाव पे किस ग्रह की दृष्टि पड़ी है, और जन्म कुंडली में अष्टम भाव में शनि जब बैठ जाएंगे तो अब यहां रोक करके आपको मैं आपके पंचांग से मिलाता हूं, क्योंकि उसकी आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है कि जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक खुद को नहीं समझेंगे। आपका जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है, आप खुद को ही भगवान मान बैठे हो, मैं सत्य ही बोलूंगी, मुझे तो झूठ बर्दाश्त ही नहीं है, मैं तो ये करूंगी ही नहीं, मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो कभी भी किसी से हाथ मिलाऊंगी ही नहीं, मुझे तो बस अपने ही हिसाब से मतलब जैसे काम करना है, मैं सत्यवादी हूँ, सत्य ही बोलूंगी, चाहे किसी का माथा फूटे, चाहे जो है कुछ ही का कुछ हो जाए। ये इन सब चीजों से अपने आप को थोड़ा मुक्त करिए। कभी कभी सामने वाले को सत्य अगर स्वीकार नहीं है तो झूठ बोल दिया करिए, क्या कर सकते हैं, बचाने के लिए करना होगा। और मैं आपको ये झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं दरअसल ये बोल रहा हूं कि अगर सामने वाले को प्रशंसा सुनने की आवश्यकता है, जैसे कई बार होता है, हमारी सासू माँ, आपकी सासू माँ, दूसरे की सासू माँ, उनको अच्छा लगता है कि वो उनके बेटे की प्रशंसा करें या फिर उनके हिसाब से घर में काम किए जाए, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आपको एक बात बताऊं, मैंने वो बात कही थी कि मैं कहीं गया था सोनीपत, वो बहुत बड़े व्यवसायी थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप जो है एक बार आइए मेरे घर, तो मैं उनके घर गया। और क्या बात हुई कि उन्होंने अपनी बहन की कुंडली दिखाई,
तो उनके छोटे भाई साहब बड़े मतलब जो है वो तार्किक हैं और बड़े बुद्धिमान हैं। मंजीत नाम है उनका। तो मंजीत भाई बोलते हैं कि पंडित जी, आप मेरी बहन की कुंडली देख करके ये बताइए कि इसकी कुंडली में इसके सास के सुख से इसको कब तक है, इसकी कुंडली में इसके सास के सुख कब तक है। मैंने कहा कि श्रीमान, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि इनकी कुंडली में सास का सुख कब तक है? सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल देते कि इनकी कुंडली में सास के मृत्यु के योग कब हैं, इनकी सास कब मरेंगी? सामने से बोल रहा हूं मैं। सब लोग ठहाके मार से जोर से हंसे। 15-20 लोग थे वहां पे, सब लोग और भी मिलने आ गए थे। तो सब लोग जोर से हंसे कि क्या बात कही है। तो मंजीत भाई को मैंने कहा कि आप सीधा सो सवाल तो ये पूछ नहीं सकते थे कि इनकी सास कब मरेंगी। लो, मैंने ही बोल दिया कि इनकी सास कब मरेंगी। क्यों? मैंने पूछा कि ऐसा क्या है। तो मैंने जाकर के देखा कि उनकी बहन का चंद्रमा बड़ा खराब था और जो उनके मन को भी प्रकोपित कर रहा था और सास का संबंध भी कमजोर कर रहा था। तो आपकी कुंडली में यहाँ चंद्रमा ग्रहण में है और वस्तुतः आप हो सिंह राशि के। सिंह राशि के जातिकाएं, जो सिंह राशि की जो जातिकाएं होती हैं वो थोड़ी कंडीशनल होती हैं और उनपे जो है वो किसी का बाहरी दबाव काम नहीं करता है और वो सामंजस्य वाली वृत्ति से मुक्त होती हैं। मतलब उनको सामंजस्य बनाना बड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है कि कई बार आप संदेहास्पद स्वयं हो जाती हैं, स्वयं ही इतना अंदर संदेह भरा है कि सामने वाले को संदेह से देख लेते हैं। ये भी संभव है क्योंकि आप इतने सत्य हैं कि कई बार सब कुछ झूठा लगता है, सामने कितना भी झूठ ना हो और कितना भी सत्य क्यों ना हो। तो ये बात है। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव और सूर्य जो है वो अष्टम इसके साथ बैठे हैं। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। सूर्य और बुध का संयोग हो रहा है। इस वजह से कई बार दाम्पत्य में उठापटक होती है, पर उसको ठीक करने की बारी है क्योंकि अभी संपूर्ण राहु की दशा बाकी है। अभी आपको बिल्कुल ही जो बात सामने कहे ना, ये ताजमहल नहीं है, ये राम मंदिर है, ये शिव का शिवालय है, हाँ मान लो। ये ताजमहल नहीं है, ये शिव का शिवालय था, हाँ मान लो, और वास्तव में है। तो चलो ये बात है। दूसरे नंबर पे अगर वो ये व्यक्ति कहे कि ये जो है वो मदरसा नहीं है, विश्वविद्यालय है, हाँ ठीक है मान लो। ऐसी स्थितियां होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको इस बात में अपने आप को ढालने की आवश्यकता है क्योंकि आप अभी कठोरता और कठोर वक्त से गुजर रहे हैं जहां पे मंगल अगर जन्म कुंडली में राहु से प्रभावित हो, मंगल से केंद्र में राहु हो, मंगल के साथ राहु बैठे हों, चंद्रमा जो है वो ग्रहण में बने, तो ये कमजोर है क्योंकि वस्तुतः इस भाव का सुख तो यहाँ 4 ग्रह से प्रभावित हो रहा है और इस भाव से पंचमस्थ देखिए शनि बैठे हैं। इस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह उसको देख नहीं रहा है, तो चतुर्थ भाव तो कमजोर होगा ना। और द्वितीय भाव तो वैसे ही आपकी कुंडली में शनि मंगल का प्रभाव है। द्वितीय जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, ये अलग से कमजोरी रही। दशम भाव को आपने देखा कि कैसे सूर्य और बुध आपको बैंकिंग, फाइनेंस और कंप्यूटर, क्लरिकल और आदि आदि क्षेत्रों में नौकरी दिलाने के लिए बेचैन है, बेताब। तो ये स्थिति बनी। अब जरा गौर करिए, तो सूर्य यहाँ के अधिपति, बुध यहाँ के अधिपति, चंद्रमा यहाँ के अधिपति, ऋण भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख लिए और गुरु जो है वो इस कुंडली के लाभेश है। अब जरा गौर करिए, तो लाभ भाव के अधिपति और छठवें भाव के अधिपति गुरु और चंद्रमा एक साथ, मंगल यहाँ के मारक, राहु मारक प्रभाव में वृद्धि कर दिए। तो सारी दरिद्री जो है वो जन्म कुंडली के पति के घर में है। अब पति जो है वो मतलब एक तरीके से आप उन्हें, हालांकि तो वो पति हैं पर उन्हें दारिद्र का स्वरूप मिल गया है। मतलब वो उनका घर में आना की दरिद्री दिखने लगे, कष्ट दिखने लगे, समस्याओं से आपका जो है वो एकदम ये सामने से इनकाउंटर होने लगती हैं कि ये आए हैं तो दरअसल सारी समस्या लेके आए हैं, ऐसा भाव बनने लगता है। क्योंकि पति, अब ये बात पति को भी बैठ करके समझने वाली है कि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो ये स्थिति बनी है ये कहीं ना कहीं पति के प्रभाव को कमजोर कर रही है। नवमांश कुंडली में समझिए तो शुक्र बढ़िया बैठे, शनि अच्छे बैठे हैं, राहु चंद्रमा, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेट करिए, बात करिए, बैठिए और ये पहले विश्वास जागृत करिए कि सामने वाला भी सही बोल रहा है और सामने वाला सत्य सुनने को ही बैठा है। सामने वाला सही बोल रहा है और सामने वाला सत्य सुनने को ही बैठा है। ये बात जब तक दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे और दोनों के दिमाग में नहीं बैठेगी तब तक यहाँ पे ग्रहण लगेगा। अब एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, बताओ। जन्म कुंडली का 9वां भाव तकिया भाव होता है। तकिया मतलब पीलो बोलते हैं ना उसको, अंग्रेजी में पीलो बोलते हैं ना, तकिया। जैसे एक तकिया ही है, उस पे दोनों पति पत्नी का शर है और बैठ करके सो करके दोनों भविष्य की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
आप लोगों के बीच में ये कभी हुआ ही नहीं है। आप लोग कभी एक तकिए पे बैठ करके, एक तकिए पे सर रख करके कभी भी भविष्य को देखने की कोशिश ही नहीं करी है। ये सबसे पहले आवश्यक है, और इसमें जो आड़े आ रहा है उसको पहले हटाओ, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि इसके कारण से न तो शुक्र अच्छा परिणाम दे पा रहे हैं, न तो शनि अच्छा परिणाम दे पा रहे हैं। यहां सूर्य अलग ही अलगाववादी नीति अपना रहे हैं। समझ में आ रही हैं चीजें? तो ये कारण है, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है जो कि सप्तमेश है। ये मंगल जो है वो गुरु के साथ बैठ करके, मंगल बुध और गुरु, सूर्य मंगल गुरु राहु बुध, ये सब इनका प्रभाव दिख रहा है। और अब जरा गौर से समझिएगा, तो सप्तम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव रहेगा तो पति भी उसी के तरीके का है। वो भी सत्य बोलने वाले ही हैं। कई बार वो भी सत्य नहीं बोलते, आपको झूठ लग जाता है। कई बार वो सत्य बोल देते हैं, आपको झूठ लग जाता है। तो ये चीजें होती हैं। सप्तम भाव पे ऐसा नहीं है कि कोई कमजोरी वाली स्थिति बनी है। शनि का प्रभाव है, शुक्र बैठे हैं, कोई कमजोरी वैसी नहीं है। गुरु की दृष्टि है, दाम्पत्य टूटेगा नहीं। सप्तम भाव पे सूर्य जैसे उसके मित्र की दृष्टि है, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, इस वजह से क्रूरता फैली है। वहां पे हमें इसको संभालने की आवश्यकता है। और मंगल की दशा विशेषतया नवमांश के बाद दशमांश कुंडली में आप अगर चाहें तो निश्चित रूप से यहाँ पे चंद्रमा नीच के हैं, थोड़ी सी कमजोरी है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शनि आप चाहें तो कारोबार भी स्थापित कर सकती हैं। पर निस्संदेह लग्नेश जो है वो चतुर्थ में बैठे हैं। चंद्रमा जैसे व्यवसायिक ग्रह और बुध जैसे व्यवसायिक ग्रह से केंद्र में, दोनों में बैठे हैं। व्यवसाय करना है, पर अभी नहीं, अभी आगे। अब आपकी कुंडली में मैं सोमवार को आता हूं। आपका जन्म सोमवार को हुआ है, इस वजह से आप संतुलित हैं, शांत हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा होते हैं शुभ ग्रह। इस वजह से आपकी कुंडली में नौकरी करने का प्रयास पहले पूरा कर लीजिए। मघा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से भी थोड़ी समस्या बनती है। विषकुंभ योग, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का और उसको सही निर्देश देने का ठानिए, क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है। निश्चित रूप से सबसे ज्यादा समस्या यहीं से बनी है कि आप सामंजस्य वाली वृत्ति में जा ही नहीं रहे हैं, या तो फिर एक तरफा ही सामंजस्य हो रहा है। सामने वाले को बिठा करके उन्हें ये बात समझाने की आवश्यकता है, भाई साहब ये गुरु मंगल है, मतलब कन्विंसिंग कैपेसिटी पति की अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके का भेद हो रहा है तो आप दोनों बैठ करके कम से कम एक दूसरे से कम्युनिकेट करिए, नहीं तो ये दाम्पत्य की कमजोरी का निशाना बने और फिर दोनों ही क्षेत्र, दोनों ही घर प्रभावित होंगे। तो निस्संदेह अभी दशा मंगल के बाद राहु की है। अब राहु के बारे में विचार करूं। राहु जो है आपकी कुंडली में सबसे पहले तो गुरु के साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मंगल के साथ बैठे, ये भी अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा के साथ बैठे, ये भी अच्छी बात नहीं। सप्तम भाव में बैठे और सप्तमेश ही मारक हो जाते हैं इस कुंडली के लिए, प्रधान द्वितीय मारक के रूप में। और सूर्य जो है वो इससे केंद्र में बैठे, इस वजह से राहु के पास एक छोटा बल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि वो किसी भी अच्छे ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं और न ही उनको कोई अच्छा ग्रह देख रहा है। इस वजह से कई बार वो परेशान हो जाते हैं। और राहु की दशा भी मैं समझता हूं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। आरंभ की दशा, मध्य की दशा आपकी कुंडली में अगर बात कहूं तो आरंभ की दशा कष्ट दे सकती है, मध्य की दशा आपको रिवाइव करवाएगी और अंतिम की दशा में फिर वापस कष्ट मिल सकता है। ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मघा नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति केतु भी परिवर्तन में है। केतु राहु के नक्षत्र में, राहु केतु के नक्षत्र में, और वो राहु किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के पॉजिटिव प्लैनेट के संपर्क में है ही नहीं। क्योंकि इस कुंडली के लिए ना तो गुरु अच्छे होते हैं, ना तो मंगल अच्छे होते हैं, ना तो सप्तम भाव अच्छा होता है और ना तो चंद्रमा अच्छे होते हैं। तो समस्या यहां पे है कि राहु का संपर्क हुआ तो किससे, तो वो सारे पापक ग्रहों से उसका कनेक्शन बन जाता है और किसी भी शुभ ग्रह का कोई संपर्क नहीं। एक प्रभाव बहुत अच्छा बनेगा कि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति इस कुंडली में मारक है, पर चलो केंद्र में बैठा है। जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो केतु उनके लग्न में बैठे हैं, अनुभवी आपको बना देते हैं। तो हमें राहु की दशा में लाजवर धारण करना होगा 2024 के नवंबर में। और अभी मंगल की दशा है, घर में बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उपाय मैं अलग से भिजवा दूंगा। आपको सबसे पहले नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, प्राइवेट नौकरी कहीं पे मिल जाए, कोई भी प्राइवेट बैंक हो, प्राइवेट संस्थान हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोचिंग हो, आप खुद की कोचिंग भी खोल सकते हैं। कपड़ों से संबंधित कोई भी कारोबार हो, कपड़ों की दुकान हो, वहाँ कोई बहुत बड़ा मॉल हो, वहाँ पे भी
आदि आदि चीजें। पर उसके लिए आपको सबसे पहले अपने दाम्पत्य को बचाने का प्रयास करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले सामने आकर के कम्युनिकेट करना होगा उनसे। विशेषतः मैं किसी से बात नहीं करने को कह रहा हूं, सिर्फ आप अपने पति से बात करिए, क्योंकि उनसे ही आपकी बातचीत बंद है या फिर वहां पे ही सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। और उसको ठीक करने का सबसे सर्वसाधारण उपाय, अपने अंदर के सूर्य को जागृत करिए, उसको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में वो निगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि और सूर्य से राहु केंद्र में है। इस कारण से समस्या है। यहां पे गुरु नीच के हो जा रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के लाभ है। हालांकि लाभ भाव में ठीक है, मंगल बैठे हैं। आप कपड़ों का कारोबार भी कर सकती है, कपड़ा सिलने का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। डिजाइनिंग का काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। ज्वेलरी की दुकान भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। कॉस्मेटिक चीजों का कारोबार अच्छा है। मसालों का कारोबार अच्छा है। आदि आदि चीजें ये आपकी कुंडली में आगे अगर व्यवसाय करना होगा तो आप कर सकते हैं। शनि ठीक बन रहे हैं, आपकी कुंडली के लग्नेश हैं, अष्टम में बैठे हैं। अगर अष्टम में नहीं बैठे होते, अब एक 2-3 स्थितियां बता देता हूं। देखिए, सबसे तो अच्छी बात यह है कि हमें अपनी कुंडली में सबसे पहले लग्न को देखना चाहिए कि वो बैठे कहाँ हैं। अगर लग्नेश छठे में बैठ जाए तो आपको बार बार प्रताड़ित करते हैं, लेकिन एक बात है कि अंतिम में व्यक्ति सफल हो जाता है। अगर वही लग्नेश अष्टम में बैठ जाते हैं तो वो उठने नहीं देते। अब बार बार कोशिश करिएगा, हर समय आपको कभी स्वास्थ्य से, कभी परिस्थिति से, कभी आपके अनुकूल कोई भी चीज खड़ी ही नहीं होती है। और वही लग्नेश अगर 12 में बैठ जाते हैं तो ये कहते हैं कि घर छोड़ के भागो भागो, पर वो भगा नहीं रहे। आपकी कुंडली में वो इतना ज्यादा आपको डंप कर देते हैं कि आप बार बार वो कीचड़ आपके कपड़ों में लगा ही रखता है। ये समस्या कर देते हैं। पर वस्तुतः हमें ये, इसका मतलब ये नहीं कि हम सरेंडर बोल दें, हमें उसमें से ही कुछ अच्छी चीजें ढूंढ लेने की आवश्यकता है। हम रिसर्च करेंगे, हम खोजेंगे, हम ढूंढेंगे कि हमारे अंदर की सबसे मजबूत चीज कौन सी है, उसको हम क्लैरिफिकेशन के साथ सामने रखेंगे और उस पर काम करेंगे। और वस्तुतः आपकी कुंडली में सूर्य और बुध दशम स्थान में बैठे हैं, जहां सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, मंगल उसको ऊर्जा दे रहे हैं। और एक बात और भी है कि सूर्य जैसा एक महत्वाकांक्षी ग्रह जब मंगल की दृष्टि प्रभावित करे, उसको प्रभावित करेगी, देखेगी, तो सूर्य का जो क्रूरपना होता है वो कमजोर हो जाएगा। और इस वजह से आपकी कुंडली में आप जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करेंगी, यकीनन आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और निसंदेह वो मंगल की दृष्टि जो सूर्य को प्रभावित करेगी, वो आपके लिए अच्छाई का काम करने लगेगी। यह सूत्र है ज्योतिष का, ये जो बता रहा हूं मैं, कि अगर सूर्य बैठे हों और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का क्रूर प्रभाव कमजोर हो जाता है, मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है। मंगल जो है वो तीव्र हो जाते हैं, वहां वो सूर्य को निगेटिवली अप्रोच नहीं करने देते। यहाँ पे सूर्य के मारक प्रभावों में वो कमजोरी लाएंगे, लेकिन चूंकि मंगल स्वयं ही मारक होते हैं, इस वजह से ये कमजोरी बनी की बनी रह जाती है। अगर वही मंगल अच्छे होते, जैसे मान लीजिए सिंह लग्न की कुंडली होती, या मेष लग्न की कुंडली होती, या फिर धनु लग्न की कुंडली होती, और सूर्य और मंगल एक दूसरे को देख रहे होते, तो निसंदेह सूर्य का जो प्रभाव कमजोर वाला था, जो नेगेटिव था, वो मंगल के दृष्टिपात कर लेने से सूर्य का नेगेटिव प्रभाव कमजोर हो जाता है। लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ बताई है बात, तो ये बात बन रही है। सूर्य जिस नक्षत्र में है वो आपको बुद्धिमान और चपल चंचल चालाक और शातिर बना रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में आपको कंफ्यूज और भ्रमित कर रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको शौकीन और कला को समझने वाला, पारखी दृष्टि और हर एक छोटी चीज पे अपना जो है वो नयन गड़ा करके देखने का काम कर रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में आपको न्यायप्रिय और जानकारी से युक्त और अनुभवी बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुभव दे रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको शौकीन, समझने वाला, कलाकार, पारखी, साथ ही साथ आपके पास बृहद ज्ञान और प्राप्त करने की चीजें और एक्सपेक्टेशन जो है वो जीवन से बहुत ज्यादा और ऊंचा रखना, ऐसा वो दिखा रहे हैं। हालांकि वो पूरी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है वो पूरा हो जाए। शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको अपने बल पर कुछ करने का, सरकार से जुड़ करके कुछ करने का और अपनी महत्वाकांक्षा को हमेशा ही जागृत करने का बल देते हैं। ये शनि के बाद राहु आपकी कुंडली में थोड़े कमजोरीपन के साथ हैं। हालांकि वो अगर सूर्य अगर केंद्र में नहीं बैठे होते तो राहु और भी ज्यादा खराब हो सकते थे। हालांकि एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में राहु फिर भी आपकी कुंडली में चाहे वो कितने ही कमजोर बैठे हों, क्योंकि सूर्य की राशि उनके लिए सपोर्टिव नहीं होती है, फिर भी वो 8 डिग्री के हैं, 50% तो आपको जरूर ही अच्छा परिणाम दे देंगे, क्योंकि कम से कम वो गुरु मंगल के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं। थोड़ा बहुत
चंद्रमा है तो उनका प्रभाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा भी शुभ ग्रह है। तो ये स्थिति बनती है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छे परिणाम करने की कोशिश करेंगे, पर वस्तुतः वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने प्रयास कितना किया है। जैसे सूर्य की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, अपने पितरों को जल देना, अमावस्या को पितरों के निमित्त दान देना, गाय की सेवा करना, ब्राह्मणों का पूजन करना और गीता जी का 18वें अध्याय का पाठ करके सोना, आदि आदि चीजें, एकादशी का व्रत करना, ये सब चीजें आपको कर लेनी चाहिए। सूर्य को अर्घ और मैं जो मंत्र दूंगा उसका जप आपको करना होगा। आपकी कुंडली के आधार पर बाकी और भी चीजें अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में संतति बहुत बुद्धिमान, यशस्वी और ज्ञान संपन्न होगी, उसके अंदर शिक्षकीय गुण होंगे और वो प्रोफेसर लेक्चरर बन सकती है। विषयों के चुनाव में तो उनकी कुंडली देखनी होगी। दशमांश कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं और चंद्रमा दशम स्थान में बैठे हैं, ऐसी अवस्था में चंद्रमा और बुध का संपर्क हो जाए तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र खराब नहीं होगा, लग्नेश सुख देंगे और निसंदेह व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसके कर्म से उसको सुख की प्रवृत्ति उसको एहसास कराती जाएगी। अल्टीमेटली आपकी कुंडली में आपका आत्मबल कमजोर है, आपका ज्ञान बहुत बढ़िया है, पर वस्तुतः आप बहुत ज्यादा सत्य बोलने वाली हैं। आपकी कुंडली में आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, लोग आपसे प्रसन्न भी होंगे और आप एक एक चीज को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन के साथ करने वाली हैं। आपका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आपका मन हमेशा चिंतित है, इसको ठीक करिए और शिव की आराधना करिए, भगवान शिव के मंदिर का दर्शन किया करिए, किसी मंदिर का दर्शन आवश्यक है। आपकी कुंडली में पेट से संबंधित समस्याएं देख रहा हूं, अंतड़ियों की समस्या देख रहा हूं, उसको ठीक करिए। गैस्ट्रिक पेशेंट ना बने इसका प्रयास करिएगा, कि कोशिश करिएगा कि वो ना हो। और शिक्षकीय गुण आपकी कुंडली में भी है, संतति भी बुद्धिमान है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। संतान का सुख आपकी कुंडली में है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से 8 अंक अच्छा रहे, शनिवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहे, मिथुन राशि अच्छी रहे, तुला राशि अच्छी रहे, धनु राशि अच्छी रहे। आपकी कुंडली के हिसाब से दाम्पत्य अभी थोड़ी कमजोरीपन के वक्त से गुजर रहा है, राहु की दशा भी है, इसको भी संभालना होगा। अपने पति के साथ बैठ करके उनसे बैठ के बात करिए और उनसे अपने मन की व्यथा बताइए, क्योंकि वस्तुतः वो व्यक्ति आपकी सुन नहीं रहा है और न तो वो वास्तविक स्थिति को समझ रहा है और न तो आपसे खुल करके वो बात कर रहा है और न तो आप खुल के बात कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्थिति बनी है और ये जो स्थिति बनी है, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, बाकी तो मैं कुछ भी ना कहूँ, लेकिन ये जो स्थिति बनी है ना गुरु की, हालांकि वो टूटने तो नहीं देगी, पर चंद्रमा राहु के ग्रहण के कारण कई बार पति का मन भी असंतुलन में जाता है और निश्चित रूप से वो पापी या लालची हो जाता है। जब वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसको चीजें नहीं मिलती हैं तो कई बार वो कमजोरी को प्राप्त कर जाता है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। मतलब हमें ये समझने की बारी। अब आपकी कुंडली में मैं कुछ धन योगों की चर्चा कर देता हूँ। लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना यह ठीक नहीं है। लग्नेश कमजोर तो कुंडली धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ती है। धन भाव के अधिपति का व्यवसाय होगा पर थोड़े वक्त के बाद। मैंने जो बात बताई है उसको याद रखिएगा। तृतीय भाव के अधिपति का यहाँ जाना यह थोड़ी कमजोरी, और इस वजह से दाम्पत्य में थोड़ी कमजोरी होती है। हालांकि अपने भाव से पंचमस्त गए हैं तो थोड़ी बहुत जैसे कम्युनिकेटिव बना देते हैं, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, आप मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादश में जाना यह महाभाग्यशाली योग होगा। पंचम भाव के अधिपति का योग कारक स्तुति बना देना। केंद्र के अधिपति हैं, त्रिकोण के हैं, इस कुंडली के लिए अच्छे भी होते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में कई बार प्रेम यहाँ भी कमजोरीपन में चला जाता है। छठे भाव के अधिपति का लग्न को देखना और एकादशवें भाव के अधिपति के साथ दारिद्र दोष पैदा कर देते हैं। सातवें भाव के अधिपति का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, अष्टम इसके साथ दाम्पत्य में कमजोरी और कई बार वैराग्य की स्थिति या कई बार उसमें कमजोरीपन का एहसास, ये सब होता है। अष्टम भाव के अधिपति का यहाँ जाना दाम्पत्य को तो कमजोर करता ही है, चतुर्थ भाव को मन कमजोर करता ही है, सास ससुर के साथ तो संबंध कमजोर करता ही है। साथ ही साथ ऐसी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली में वो कई तरीके से कर्म क्षेत्र को भी कमजोर करता है, मेहनत ज्यादा करवाता है। अष्टम के बाद नवम भाव के अधिपति का यहाँ जाना ये महाभाग्यशाली महालाभकारी योग होगा। हालांकि शुक्र की दशा अगर बहुत अच्छी जा रही हो तो भगवान की कृपा है, पर थोड़ी बहुत कमजोरी वहां भी देखने को मिलेगी दुर्गा जी के, नहीं तो कम से कम शिव जी के मंदिर का अवश्य दर्शन करते रहिएगा। दशम स्थान के अधिपति का यहाँ जाना और लग्न को देखना यही आपको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है और उसका ही प्रभाव है कि आप खुद के बल पे कुछ करना चाहती हैं। एकादशवें भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ आकर के देखना, इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी, जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। 12वें भाव के अधिपति हैं, जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व पे संदेह होता है, लोग आपको उतना
मजबूत समझते ही नहीं है या फिर आपको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। आपके ऊपर किसी का भरोसा कई बार नहीं होता है, क्योंकि राहु चंद्रमा का ग्रहण और चंद्रमा मंगल आपके पास जो ऊर्जा है वो कई बार कमजोर हो जाती है, या कई बार आप भी खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, तो लोग क्या करेंगे, ये स्थिति हो जाती है। अपने ऊपर काम करिए, अपनी गंभीरता, अपने दिमाग को शांत करिए, संदेहास्पद स्थिति में मत जाइए, संदेह मत करिए, सामने वाले पे भरोसा करिए। किसी को भी जब किसी से कोई शिकायत हो, उसके सामने से जाकर के बैठ करके बात करना सबसे आसान काम होता है, पर उसके पहले आपको खुद पे काम करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहण तो स्वयं में ही लगा है राहु और चंद्रमा का, और कुंडली में ग्रह तो सप्तम भाव में वैसे भी कमजोर बैठे हैं। इस कारण से ये कुंडली ऐसे बनती है, मतलब ये जो स्थिति है ये ठीक नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तब तक के लिए समझ गए होंगे आप, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिएगा और हमेशा बने रहिएगा, मैं आपको उपाय अलग से भिजवा देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।